इस लेसन में हम लीज टर्म के बारे में बात करेंगे और इससे पहले कि हम लीज टर्म स्टार्ट करें, क्विकली रिव्यू कर लेती हूँ कि लीज होती क्या है। और ये स्टैंडर्ड IFRS 16 में कवर होता है जो लीज से रिलेटेड है। लीज एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राइट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है कि कोई दूसरा आपकी चीज़ को, आपके एसेट को यूज़ करे और रिटर्न में आपको पेमेंट मिले। तो यही एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो चीज़ आपको दे रहा होता है वो हाउस हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई आपके पास मशीनरी हो सकती है या पेटेंट इंटेंजिबल एसेट भी हो सकते हैं। तो जो आपको देगा उसको हम लेसर कहते हैं, आप उसको लेके यूज़ करेंगे तो आप लेसी हैं। The lease specifies the terms under which the lessee has the right to use। ये देखें, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है राइट टू यूज़। जब हम एंट्री सीखेंगे तो हम यही लिखेंगे, डेबिट क्या होगा, राइट टू यूज़, जिसको हम ROU से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बैलेंस शीट में कैपिटल एसेट्स में आएगा। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसकी कंपनसेशन में जो आपको राइट मिला है कि आप एसेट यूज़ कर रहे हैं, आपने डेफिनेटली कोई रेंट पे करना है जो कि लाइबिलिटी होगी। फिर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हम न्यूमेरिकल में काम करेंगे। ये आपकी रियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसको सपोज अगर कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई टैक्सी की प्लेट है जो आप लीज पे ले सकते हैं। इसके अलावा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे टेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, उसमें इनटेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं। कोई आपके पास पेटेंट है, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है या आप लीज पे ले रहे हैं तो वो भी हमारी कंसीडर होगी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। हमारा टॉपिक है कि लीज टर्म क्या है। और जब भी लीज टर्म आप देखें किसी बुक में भी लिखा हो तो फौरन आप ख्याल कर लें कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो डिस्कस करने होते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ड्यूरिंग विच द लेसी मे यूज द एसेट। नॉन कैंसिलेबल, सपोज आपने कोई इक्विपमेंट को लीज पे लिया है जो 4 years के लिए है और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 1 to 3 years, 3 साल तक आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। 4th ईयर में आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते, रिटर्न करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 30 days नोटिस है या 60 days नोटिस है या 90 days नोटिस है। कोई ऐसा पीरियड सेट कर लिया जाता है जो कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। और उस पीरियड में अगर आप कैंसिल कर देंगे तो दोनों पार्टीज पे, लेसर पे या लेसी पे, कोई पेनल्टी नहीं होगी। तो ये आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नॉन कैंसिलेबल पीरियड ड्यूरिंग विच द लेसी में यूज द एसेट, वो यूज करता है और उसके बाद उसको ऑप्शन दिया जाता है कि वो विदाउट पेनल्टी उसको 30 days में या 60 days में कैंसिल कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनी पीरियड्स कवर्ड बाय एन एक्सटेंशन ऑप्शन। सेम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि 4 years की सपोज है हमारे पास लीज है, जिसमें से 1 to 3 years तो हमने सेट कर लिया है कि आपने 10,000 रेंट देना है। उसके बाद 4th ईयर में आपके पास, आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, कंपलसरी नहीं, आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस लीज को एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। और इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आप देखेंगे लिखा होगा एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर वो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें, राइट। उसके बाद सिमिलरली ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, 3 साल के बाद यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सटेंड कर लें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं, इससे हमें फ़ायदा नहीं है या हम किसी और बेटर लोकेशन पे चले जाएं, तो 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप अपनी लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी यही लिखा है, इफ एक्सरसाइज ऑफ दैट ऑप्शन इज रीजनेबली सर्टेन। और यहाँ पे भी यही बात लिखी है, एज लॉन्ग एज द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे जैसे सपोज हमने यहाँ पे 3 साल के लिए हमें कहा गया कि 1 to 3 years तो आपने देना है रेंट, उसके पास आप ऑप्शन दी जाती है कि आप 1 साल के लिए फर्दर मार्केट रेट पे उसको एक्सटेंड कर लें या जो भी हमने रेंट सेट किया।
और यहाँ इनिशियली आप बिल्कुल श्योर नहीं है कि आप नए बिजनेस में आए हैं, आपने देखा कोई जो भी आपका बिजनेस है प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी फेवरेबल सेल नहीं होगी, तो आप सोचेंगे यहाँ पे इनिशियली 1 ईयर तक कि ठीक है मैं ये एक्सरसाइज जो भी मुझे ऑप्शन है मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, एक्सरसाइज नहीं करूँगा। लेकिन सेकेंड ईयर में आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई, सेल बहुत अच्छी हो गई, आपका माइंड चेंज हो गया, आपने कहा नहीं ये तो मैं फॉर श्योर इसको मैं एक्सटेंड अपनी इसको एक्सरसाइज जो भी मुझे ऑप्शन दी गई है इसको मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। तो क्या होगा यहाँ पे रीमेजरमेंट लीज अकाउंटिंग है, यानी फिर हमारी जो अकाउंटिंग होगी उसको हम रीमेजर करेंगे। कैसे करेंगे ये हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे, राइट। तो ये लीज टर्म से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी आप बताती हूँ किस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा है असेसमेंट करनी है वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज और नॉट। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑप्शन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपके लीज में लिखा गया है कि ठीक है आपने 3 साल तक तो हमें 10,000 रेंट देना होगा, उसके बाद 4th ईयर में जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा वो आपने रेंट देना होगा। आपने देखा, अंदाज़ा लगाया कि मार्केट रेट तो 20,000 हो गया है, तो ये तो जगह इतनी सूटेबल नहीं है, तो मे बी आप डिसाइड कर लें कि आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, राइट। फिर है, अगर वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है ठीक है 10 साल तक तो 10,000 तो 3 साल तक आप दें, उसके बाद आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप 5,000 रेंट दे दें नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे हाँ यहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। टर्म्स और कंडीशन दे के भी कर सकते हैं। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि लीज होल्ड इंप्रूवमेंट क्या होता है। सपोज आपने कोई एक बिल्डिंग जो थी वो आपने ली थी, उसमें आपने होटल बनाना था या आपने उसमें कोई हॉस्पिटल बनाना था, तो डेफिनेटली आप उसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे उसको अपग्रेड करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 3 साल के बाद मैंने तो इतना इस पर खर्चा किया है और मैं दूसरी जगह मूव होऊंगा, नए सिरे से मुझे सारे काम करने होंगे, क्यों ना इसको हम एक्सटेंड कर लें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ टर्मिनेटिंग द लीज पे बात कर लेते हैं कि अगर सपोज हमें बहुत सारे, हम प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहे हैं और हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल भी बहुत अच्छी हो रही है और हमारा एंडिंग हो गई है लीज, तो हम डेफिनेटली हम देखेंगे कि हमारे पास तो इतने ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर हमने लीज को ख़त्म कर दिया, नहीं एक्सटेंड किया, तो डेफिनेटली हमारी रेप्यूट ख़राब हो जाएगी, हमें फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा, हमारे एसेट्स जो हैं वो भी फिर वो इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। तो इस बेसिस में भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और फैक्टर्स भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे तो मैंने यहाँ लिख दिए। तो आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक जो था आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।